आइए, बेरोजगारी कर रहे थे, अपने गरीबी के बारे में बात कर रहे थे और उसके संबंध में हमने लोरेंज वक्कर गिनी गुणांक के बारे में पढ़ा था, सुरेश तेंदुलकर समिति के बारे में पढ़ा था और योजना आयोग जिसको वर्तमान में नीति आयोग कहते हैं उसने क्या कहा था 2400 2100 उस संबंध में हमने बात कर ली थी। बेरोजगारी के प्रकार पढ़ लिए थे, एनएसएसओ के बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट एक स्टार डाल के लिखिए, बेरोजगारी के मापन, अध्ययन से संबंधित समिति। ये है पीएन, दो माफी चाहूंगा, सीधा लिखिए भगवती समिति। भगवती समिति, समिति का नाम जो है ये है भगवती समिति। भगवती समिति मतलब बेरोजगारी का मापन करना है, अध्ययन करना है। ये आई, अब ये जो भगवती समिति है इसके जो अध्यक्ष थे ये थे बी.एन. भगवती। बी.एन. भगवती इसके अध्यक्ष थे, ये बी.एन. भगवती। इसके आगे ऐसे लिखना, भगवती समिति के आगे 1971, इसका मतलब ये 1971 में गठित की गई थी। अब यहां पर इन्होंने एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या किया, बेरोजगारी के मापन से संबंधित विधियां बताई, कुछ मेथड बताए जो बेरोजगारी के माप। सोम नाम के स्टूडेंट को फीस जमा हुई है। सोम कौन सा? शुभम, शुभम फीस जमा हुई है आपको दी। कब की बात है? कल या परसों। पता नहीं मुझे तो। कौन है? आऊं क्या? हाँ, चलो अभी आ। आइए, तो बेरोजगारी के मापन से संबंधित विधियां हैं, इसको 3 में बांट दीजिए। इसको 3 के अंदर बांट दीजिए। वे 3 विधियां इन्होंने कौन सी बताई? एक तो इन्होंने बताई सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति, जनरल स्टेटस। जनरल स्टेटस, सामान्य स्थिति के बारे में बताया गया ये, ठीक है ना। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए चालू साप्ताहिक स्तर। ये होता है करंट वीकली स्टेटस। करंट वीकली स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस। चालू दैनिक स्तर, इसको कहते हैं करंट डेली स्टेटस। करंट डेली स्टेटस आसान है। साप्ताहिक आप जानते हो वीकली है, दैनिक मतलब डेली है, सामान्य मतलब नॉर्मल चीजें हैं ये। अब आ जाएगा आपके समझ में। इसमें एक बात लिख दीजिए,
सामान्य स्थिति में लिखो ये क्या है, मतलब इसमें कौन से बेरोजगार आ जाएंगे। इसमें लिखो वह श्रम शक्ति जिसे पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिलता है। जिन्हें पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिलता है, ठीक है, मतलब पूरे साल ही रोजगार नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये सामान्य स्थिति किसकी बात करती है, सामान्य स्थिति का आधार क्या हो गया, एक साल हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा ये चीजें ध्यान रखनी है। तो इसमें तो बताया नहीं गया है, लेकिन इसमें कहा गया है आधार क्या हो जाएगा, एक सप्ताह, उसमें आधार क्या हो जाएगा, डेली, ठीक है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते कि चालू साप्ताहिक स्तर का आधार क्या है और ऑप्शन दे दे कि एक सप्ताह, ऐसे नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम जो मापन कर रहे हैं ये वर्ष के आधार पर कर रहे हैं, ये सप्ताह के आधार पर कर रहे हैं, वो डेली लेवल पर कर रहे हैं। तो इसके नीचे एक लाइन लिखो, यह उन शिक्षित और प्रशिक्षित लोगों में पाई जाती है, यह उन शिक्षित व प्रशिक्षित, एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड, यह उन शिक्षित और प्रशिक्षित लोगों में पाई जाती है जो अचानक काम करना पसंद नहीं करते, जो अचानक काम करना पसंद नहीं करते, जो अचानक काम करना पसंद नहीं करते, ठीक है। मतलब अचानक काम करना नहीं चाहते वो, ठीक है ना। जैसे अभी आपको कह दे कि आओ 2 महीने के लिए आपको मैं रोजगार दे देता हूं, आप कहते नहीं 2 महीने का नहीं, पूरे साल का बता, फिर तीसरे महीने क्या करूंगा मैं, समझे ना। अचानक काम मिल रहा है उनको, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्कूल में सिस्टम शुरू में तैयार हो जाता है, भी ये पढ़ाएगा, ये पढ़ाएगा, लेकिन बाई चांस कोई टीचर्स बीच में चला जाता है, टीचर बीच में चला जाता है तो नियुक्ति बीच में करनी पड़ती है, नियुक्ति बीच में करती है तो वो वैकेंसी निकलती है, तो उसमें कहते हैं कि आपको 2 महीने के लिए आना है, तो वो कहता है नहीं साल का बताओ तो आ जाऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, ठीक है ना। तो जो मतलब पूरे साल का काम चाहते हैं, आसान भाषा में आप इसको समझो तो, ठीक है ना। तो शिक्षित और प्रशिक्षित ये वही लोग होंगे सामान्यतः, ठीक है ना। करने को तो देखो बेरोजगारी इतनी हावी रहती है कि आदमी कहता है यार कितने दिन का ही काम मिल जाए, लेकिन एक मापन होता है। तो ज्यादातर क्या होता है, जो एजुकेटेड होगा ना वो करेगा ये, ठीक है ना। अब कोई मेरे को ऐसे कह दे कि अब जैसे मान लीजिए मैं 2 बजे फ्री हो जाता हूँ, मेरे को कोई संस्थान आके ये कह दे कि सर आप है ना शाम को 6 बजे क्लास ले लो, 6 से 8 बजे तक आप क्लास ले लो, तो मैं उसको क्या कहूँगा, यार इतने टाइम बीच में मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो ऐसे कर, या तो तू 2 बजे के बाद दे, नहीं तो तू ऐसे कर कि इसको पीरियड बढ़ा, ताकि मैं आऊं तो कम से कम, यदि मैं घर जाके भी वापस आऊं तो कम से कम 3-4 घंटे तो हो मेरे पास, समझे ना। मेरी ये डिमांड रहेगी, ठीक है। अब मेरी ये डिमांड रहेगी क्योंकि मैं शिक्षित हूं और प्रशिक्षित हूं, प्रशिक्षित मतलब ट्रेंड हूं मैं, आप इसको ऐसे समझ लीजिए मैं काफी समय से काम कर रहा हूं। लेकिन यदि कोई नया है, ठीक है, अब उसको यदि आप कहोगे तो वो कहेगा हाँ सर आ जाऊंगा, क्यों, उसको तो काम नहीं मिल रहा, समझे ना। तो इसी कारण से कहा गया कि शिक्षित और प्रशिक्षित लोगों में पाई जाती है, जो ट्रेंड होते हैं। नॉर्मल सामान्य जो लोग होंगे उनमें नहीं पाई जाती, समझे ना। जो नया टीचर जैसे पढ़ाने लगा है तो उसको तो जैसे 2 क्लास सुबह मिल गई, 2 शाम को मिल गई, और वो यदि मान बाई चांस ट्रांसपोर्ट नगर से आ रहा है तो वो आ जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट नगर से आ जाएगा। जब हम स्ट्रगल करते थे तो आप हमारे जैसे सुबह 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 क्लास कई बार होती थी, फिर सीधी क्लास होती थी 1 बजे। अब यदि हम घर जाते तो फिर जाके कुछ भी करते तो उसी टाइम हमें वापस चलना पड़ता, क्योंकि दूरी पर होता तो हम क्या करते, जैसे थड़ी पे चाय पी ली, होटल पे खाना खा लिया, चल भाई शादी हुई नहीं थी, चल भाई कहीं खा लो, क्या दिक्कत है। तो ऐसे होता था, तो हम 1 बजे क्लास ले लेते थे। लेकिन आज कोई कह दे तो कहेंगे नहीं भाई रहने दो, आप या तो पहले करो या इसको ज्यादा करो, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है। तो
आगे एक क्वेश्चन और पूछूंगा जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, यहां आ जाइए, इसमें लिखो वह श्रम शक्ति, वह श्रम शक्ति जो वह श्रम शक्ति जिसे सप्ताह में काम नहीं मिलता है, जिसे सप्ताह में काम नहीं मिलता है। जिसे सप्ताह में काम नहीं मिलता है, मतलब एक सप्ताह बीत गया उसके पास काम नहीं है। ठीक है, तो इसमें कैसे लोगों को शामिल किया जाएगा कि उन लोगों की कैटेगरी होगी जो पूरे सप्ताह काम ढूंढते रहे लेकिन उनको काम नहीं मिला, तो अवधि क्या है उसका, एक सप्ताह। ठीक है, बाई चांस आपसे ये कह दे, हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन वो उस आधार पर आप समझाने की दृष्टि से क्वेश्चन बना के बता रहा हूं, निम्न में से वह कौन सी बेरोजगारी का सूचक है, मानक कौन सा है जो सप्ताह में बेरोजगारों की संख्या का आंकलन करता है, तो क्या हो जाएगा, चालू साप्ताहिक स्तर। लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें पूछ क्या रहा है, बताइए, अंदर ही रहा है वो। ठीक है, लेकिन इन चीजों को क्या थोड़ा सा आपके दिमाग में रखोगे ना तो सही रहेगा, क्योंकि दो क्वेश्चन इसके अंदर आए हुए हैं, वो अभी बात करूंगा। इसमें लिखिए वह श्रम शक्ति, वह श्रम शक्ति जो कुछ दिन रोजगार में रहती है, वह श्रम शक्ति जो कुछ दिन रोजगार में रहती है, कुछ दिन रोजगार में रहती है और बाकी दिन रोजगार की तलाश में रहती है। बाकी दिन रोजगार की तलाश में रहती है। बाकी दिन रोजगार की तलाश में रहती है। ठीक है ना, मतलब वो क्या है, काम मिल गया काम कर लिया, नहीं मिला नहीं किया, वो तलाश करती रहती है काम की। मतलब कुछ दिन रोजगार में रहती है, बाकी दिन वो रोजगार की तलाश करती रहती है। ठीक है, ये क्या कहता है, ये सप्ताह में देखता है। भाई आप ऐसे समझिए, कहता है एक सप्ताह का तो दो, तभी करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा, ऐसे समझिए। ये कहता है एक साल का तो दो, समझे ना। तो इसमें आपके एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कौन सा है, कौन सा स्तर है बेरोजगारी के मापन की, वह विधि कौन सी है जो कि दीर्घकालीन बेरोजगारी का सूचक है, इंडिकेटर ऑफ लॉन्ग टाइम अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें दीर्घकालीन बेरोजगारी का सूचक कौन सा है, सामान्य स्थिति। समझे ना। अब देखो इसमें इच्छित और अनैच्छिक दोनों आ गई, समझे ना। इसीलिए हमने, हालांकि ऐच्छिक बेरोजगारी होती है उसको ज्यादा माना नहीं जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या है, देखो काम मिल रहा है लेकिन ये अपनी काम ले नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ स्थिति ऐसी है कि भाई काम मिल रहा है लेकिन काम नहीं ले नहीं रहा है ये, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी इच्छा आ गई। ठीक है, तो ये खुद ही बेरोजगार हो गया। तो यहां पर लिख दीजिए, ये इसका मतलब यहां होगा, लिख दीजिए ये दीर्घकालीन बेरोजगारी का सूचक होती है। इसको टिक कर लीजिए। ये छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं 90 70 78, हाँ क्या चीज है, 73। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताओ बेरोजगारी के मापन की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है। बताइए, सबसे बेस्ट मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, कोई चीज छूट ना जाए। देखिए सामान्य स्थिति में तो फिर वो शर्त आ गई ना, ये 2 महीने का काम मिल रहा है लेकिन ले नहीं रहा, ये काम तो मिल रहा है,
समझे ना, इसमें ये सप्ताह की बात कर रहा है कि सप्ताह का काम दो, वो क्या है, वो कह रहा है दे दो, तैयार हूं मैं। समझे ना, काम करने वाले जैसे लोग होते हैं, 2 दिन काम मिला, कहता और कोई काम है क्या, ठीक है आगे देखता हूं, फिर आगे देखता हूं। तो बेरोजगारी की तलाश में, रोजगार की तलाश में रहता है ये। तो सबसे जो पारदर्शी है, एक्यूरेट जो बताएगी वो ये बताएगी। भाई जैसे आप लोग हैं, आपकी भूखमरी देखें हम, ठीक है, पता लगा ये 2 केले खा के आ गया और इसको भी भूखमरी में ले लिया। ये कह रहा नहीं जी मैं तो पनीर की खाऊंगा, ये आलू की सब्जी मैं तो खाता नहीं। समझ बात है, तो भूखमरी का हुआ कहां से, एक्यूरेट कहां से आई। अब ये पनीर भाल रहा है, आलू मिल रहे हैं ले नहीं रहा, ये 2 केले खा के आ गया। समझ में आई बात सारी। एक्यूरेट कब होगा, जब आपकी स्थिति एक होगी, आप भूख की तलाश में रहोगे, भूखमरी दूर करने के दूर में रहोगे, काम करते रहोगे, वो होगा। तो इसमें लिख दीजिए, एक इसको टिक कर लीजिए, 2 ये है इसमें। लिखिए, बेरोजगारी के मापन की सबसे उपयुक्त विधि, बेरोजगारी के मापन की सबसे उपयुक्त विधि, सबसे उपयुक्त विधि। चले, बस ये 2 ही बनता है। एक तीसरा क्वेश्चन यही बनता है, भगवती समिति का संबंध किससे है, बेरोजगारी मापन, बस और कुछ नहीं। वैसे एक समिति के बारे में मैं आपको बता दूं, समितियों पे क्वेश्चन खूब आते हैं, लेकिन एक समिति है नरसिम्हन समिति, ठीक है। वो ऐसा क्वेश्चन है कि रक्त की पीएच कितनी होती है, 7.4, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। ये जो फिक्स क्वेश्चन होते हैं ना, कि ये तो यार आ ही जाता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन जी तैयब। मतलब लगभग पेपर देखोगे ना तो एग्जामिनर को कुछ ही नहीं मिलेगा तो ये दे देगा, ये उस टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये एक समिति होती है नरसिम्हन समिति, उसका संबंध बैंकिंग सुधारों से होता है, बैंकिंग सुधारों से। वो क्या है, एक सदाबहार समिति है, बैंकिंग सुधार, हमेशा कोई ध्यान रख लेना, साइड में कहीं जरूरत हो तो लिख देना। आइए, अब ये हो गई। अब हम बात कर रहे हैं भी सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, बेरोजगारी कैसे दूर करें, गरीबी कैसे दूर करें, अभी आपको पता लगेगा। तो लिख दीजिए, संबंधित योजनाएं, संबंधित योजनाएं, संबंधित योजनाएं। आइए, अब ये जो योजनाएं होंगे ना, गरीबी दूर करने से भी संबंधित है, लेकिन मैंने आपको शुरू में यही बताया था कि गरीबी को जो दूर कर रही है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी को भी दूर कर रही है, दोनों ही बातें हैं। तो सबसे पहले नंबर जो इस पे आता है, जो सबसे ज्यादा बेस्ट है, जो सबसे बड़ी योजना के रूप में जिसको देखा जाता है, वो है मनरेगा। ये भी एक ऐसी योजना है, बहुत बड़ी योजना है ये, ठीक है ना, जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया और ये, ठीक उस टाइप से। पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। एक तरीके से आपका योजनाओं में यह एक स्टैटिक प्लानिंग होती है, मतलब इसके बारे में आपको हमेशा जानकारी होनी चाहिए। पूरा नाम तक इसका पूछा गया है, पूरा नाम तक लिख दीजिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ए का क्या मतलब होगा, एक्ट, ध्यान रखना, एक जगह मैंने इसको हाईलाइट भी किया था, एक्ट, ठीक है ना। इस एक्ट को अंडरलाइन कर दीजिए, यही दिक्कत करता है, ठीक है। किसी चीज को बार बार अपने करते हैं ना, तो फिर वो ध्यान रहता है। जैसे अभी आपने झट से बोल दिया एक्ट,
क्योंकि उस टाइम अपनों ने बात की थी और मैंने ये कहा था कि और कुछ छोड़ो, लास्ट में ए का मतलब जरूर लिख लो और समझ जाओगे। देखो, यदि आप थोड़ा सा भी समझदारी के साथ बात करोगे, थोड़ी सी भी समझदारी के साथ, तो लगभग नाम के अंदर ही सारी चीजें होती है। ठीक है, नाम के अंदर, जैसे इस पे नाम क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा समझाने का प्रयास कर दूं, लिखा दूंगा बाद में। नाम के अंदर क्या लिखा है? नेशनल, मतलब पूरे देश के लिए, अर्थात एक तरीके से हम कहें ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। ठीक है, जो राज्यों के सहयोग से चलाई जाती है। ठीक है ना, जो राज्यों के सहयोग से, योजना सेंटर की है लेकिन राज्यों का सहयोग लिया जाता है। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है, आप यदि इसको समझ पाओ तो। रूरल, अब पुराने पेपर उठा के देखना, मनरेगा किसके लिए है? ठीक है, ऑप्शन में क्या देता है, ध्यान से सुनना। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण व शहरी दोनों के लिए। ठीक है ना। और तीसरा आपको देता है ग्रामीण क्षेत्र के एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। अब देखो, बहुत आसान बात पूछी है उसने, समझे ना। तो क्या होगा इसका आंसर? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। अब होता क्या है, जब स्टूडेंट कर रहा होता है ना, अरे यार कर ही दी होगी, फिर वो अशोक गहलोत ने जो शहरों के लिए रोजगार योजना चालू की थी वहां चला जाता है, इंदिरा गांधी रोजगार योजना, अरे यार है तो सही, आंख आंधी आधी बंद कर करके बोलता है फिर वो, और फिर वो गलत करके आ जाता है। आसान सी चीज होती है। तो इसके अंदर सीधा लिखा हुआ है रूरल, जिस दिन शहरों में आएगी उस दिन लिख देगा एंड अर्बन, नाम ही बदल जाएगा इसका। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार से संबंधित है। गारंटी एक्ट, देखो दोनों शब्द वैसे आप साथ में मिलाकर पढ़ सकते हो। मैं गारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी 100% सिलेक्शन की गारंटी, अब की बार पटवार पार। बताइए, सिलेक्शन नहीं तो फीस वापस। ये क्या गारंटी होती है, लेकिन ये गारंटी अधूरियां होती है। यहां कुछ नहीं होता जी आपका, यहां कोई इलाज नहीं होता है। तो एक्ट क्या है? हाँ, ये जो कानून होता है ये एक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे कानून बना दिया, एक तो कह दिया कि अब की बार पटवार पार, सिलेक्शन नहीं तो फीस वापस, एक तो कह दिया। ठीक है, आपकी उम्र 20-21 साल की होती है तो आप झोला लेके चल पड़ते हो, एक बार तो लगा ही दे, वो आपकी भी गलती नहीं होती, लेकिन 20-21 साल से ये उम्मीद की जाती है कि वो कुछ समझदार हो गया होगा, लेकिन सभी समझदार होते नहीं है। लेकिन यदि कानून बन गया, इसका मतलब आपको करना पड़ेगा, बाध्यता हो गई। ठीक है भाई, हेलमेट लगाना जरूरी है। एक तो नॉर्मल कह दो हेलमेट लगाओ यार, अपने जीवन की रक्षा करो, नहीं लगाता मेरी मर्जी, मेरा सिर है, तू कौन होता है कहने वाला। लेकिन ये कहा गया कि हेलमेट नहीं लगाओगे तो 1000 रुपए जुर्माना कानून में आ गया। अब आपको लगाना पड़ेगा, अब आपको लगाना पड़ेगा। ये समझे ना बात को। कानून बन गया कि आप जो गाड़ी लेते हो उस पर आपको बीमा करवाना ही पड़ेगा। अब बीमा करवाना हमारी मर्जी पे डिपेंड है भाई, आप मेडिकल का बीमा कराओ, कोई शिक्षा से संबंधित बीमा कराओ, या कुछ भी बीमा कराओ आप, या आपकी मर्जी पे ना कराओ। लेकिन कानून क्या कहता है, आपको गाड़ी का बीमा कराना ही पड़ेगा। यदि आप गाड़ी का बीमा नहीं कराते हैं तो फिर आपको, यदि आपने किसी को टक्कर मार दी या आपकी टक्कर से कोई मर गया तो ये कहा जाएगा कि आपने उसका कत्ल किया, आप पे कत्ल का केस चलेगा। बताइए कौन नहीं कराएगा बीमा? थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी, फर्स्ट पार्टी सारे आ जाएंगे वो, क्योंकि यदि कि कोई मर गया इसका मतलब आपने मारा है उसको, और यदि बीमा कराया हुआ है इसका मतलब गाड़ी ने मारा है उसको। तो ये कानून बने हुए तो आप सब कुछ करवाते हो। कानून का मतलब होता है देना ही पड़ेगा, यदि आप नहीं दोगे तो आवश्यक कार्रवाई होगी आप पर। वो आगे सिस्टम होता है भी, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा,
भाई जैसे नरेगा के अधिकारी होते हैं, काम नहीं दे पाते हैं तो उनको क्या करते हैं, 5-6 दिन का रोजगार दे देते हैं, वो पैसा दे देते हैं, भाई पैसे ले, घर बैठे ले। तो वो एक तरीके से क्या हो गया, जुर्माना हो गया उनका। आइए तो इसमें लिख दीजिए, एक लाइन लिखो, यह केंद्र सरकार की योजना है जो राज्यों के सहयोग से चलाई जाती है। केंद्र सरकार की योजना है जो राज्यों के सहयोग से चलाई जाती है। आइए, अब इसका जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 2 फरवरी 2006 को। इसी कारण से ये जो 2 फरवरी है इसको मनाया जाता है मनरेगा दिवस। अब घर पे जाके देखते रहना, यहां कुछ नहीं कराने जा रहा, डैश 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 डैश, पंचवर्षीय योजना के दौरान आया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि नरेगा का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। अब जहां पर 2006 आ गया वहां देख लो, वो आप देखो अपने हिसाब से, आपको सब चीजें कराई हुई है। और ये जो चालू हुई थी, स्थान था अनंतपुर, आंध्र प्रदेश, यहां से इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी ये 3 चरणों में हुई थी, ध्यान रखना। तीन चरणों में हुई थी। पहला चरण जो फर्स्ट फेज चला था 2006 से 2007। सेकेंड फेज ये चला था 2007 से 2008। थर्ड फेज ये चला था 1 अप्रैल 2008 को, 1 अप्रैल 2008 को। यहां क्या हुआ था, शामिल जिले 200। स्टार्टिंग में जो ये चालू की गई थी भारत के 200 जिलों को लेकर की गई थी। बाद में इसमें कुछ और जिले शामिल किए और टोटल जिले हो गए थे 330 जिले। और 1 अप्रैल 2008 को यहां पर ये संपूर्ण भारत में लागू हो गई, संपूर्ण भारत में। अब यहां आपके 2 क्वेश्चन है, नरेगा प्रारंभ कब हुई, 2 फरवरी 2006। दूसरा क्वेश्चन, नरेगा को संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2008 को। ये 2 है, ध्यान रखना। क्वेश्चन करने से पहले देख लेना पूछ क्या रहा है, कहीं पता लगा कि 2006 पे टूट पड़े और उसने यदि थोड़ी सी शब्दावली बदल दी कि संपूर्ण भारत में कब लागू हुई थी, तो उसका आंसर बदल जाएगा, 2008 हो जाएगा। आइए, क्या है इसमें, लिखिए। इस योजना के तहत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 100 दिन और अधिकतम 200 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। न्यूनतम 100 दिन और अधिकतम 200 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। ठीक है, अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र है, ये सारे क्वेश्चन हैं, आप पुराने पेपर देखोगे ना आए हुए हैं। किन के लिए है, इकाई क्या है, परिवार। ठीक है, परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब होता है राशन कार्ड। एक राशन कार्ड एक परिवार कहलाता है। ठीक है, समझ में आई बात सारी। अब यदि एक व्यक्ति है, उसने विवाह नहीं किया, ठीक है, अकेला ही बच गया, वो ना उसके माता है, ना उसके पिता है, ना कोई बहन है, ना कुछ और, अकेला ही है वो, क्या उसका राशन कार्ड बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा राशन कार्ड। लुगाई का होना जरूरी नहीं है कि राशन कार्ड लुगाई के लिए बना जाए, ध्यान रखना। यदि उसका नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे भाई, ऐसा क्या कारण है कि नहीं बनाओगे? कि उसने विवाह नहीं किया। ये कारण कहां से आ गया? इसका मतलब कल को आप कह दोगे आपने विवाह नहीं किया, इस कारण से तो आप खाना नहीं खा सकते। ठीक है, रोजगार का है, नहीं किया नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी को बिना विवाह के प्रधानमंत्री बना दिया था ना, ये रहा छोड़ के बैठा, इसको ही बना दिया। तो सिंपल सी बात है, तो विवाह जरूरी नहीं होता है, समझे ना। परिवार एक राशन कार्ड। जैसे ही आपका विवाह होगा, जैसे अभी आपका नाम जो आता है आपके माता पिता के राशन कार्ड में आता है, तो वो आपका परिवार है, मतलब आप हो, आपके माता पिता हैं। जैसे ही आपका विवाह होगा, आपने देखा होगा आपके बड़े भाई का यदि विवाह हुआ है, तो फिर माता पिता के राशन कार्ड से आपका नाम कट जाएगा और आपका एक नया राशन कार्ड बनेगा, समझे ना। और उसमें आपकी पत्नी होगी, फिर कल को आपके कोई बच्चा हो गया तो फिर वो बच्चा जुड़ेगा उसके साथ, फिर वो जॉइंट फैमिली हो जाएगी, संयुक्त परिवार हो जाएगा, समझे ना। तो परिवार है ये, न्यूनतम 100 दिन। ठीक है ना, दिसंबर 2008 में कांस्टेबल के एग्जाम में आया था कि अधिकतम कितने दिनों की गारंटी है, 200 दिन। आइए, अब क्रियान्वयन इकाई कौन सी है? इंप्लीमेंट यूनिट। एक बार ये भी पूछा था, ये होती है ग्राम पंचायत। ऑब्वियसली बात है, ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्राम पंचायत। इसमें केंद्र और राज्य का जो हिस्सा है ये 90-10 है। 90-10 है, मतलब केंद्र जो पैसा देती है 90 रुपए देती है और राज्य जो पैसे देता है वो 10 रुपए देता है। यदि किसी को 100 रुपए देने हैं तो 10 रुपए राज्य देगा। आइए, इसमें जो महिलाओं का हिस्सा है 56%, मतलब यदि 100 लोग काम कर रहे हैं तो 56 महिलाएं होगी उसके अंदर। ठीक है, क्लेम कर सकती है वो कि हाँ जी बताओ आपने पुरुषों को ज्यादा कैसे ले लिया, मेरे को तो रोजगार मिला ही नहीं, क्लेम कर सकती है वो। तो 56% महिलाओं का हिस्सा है। ठीक है, आपने देखा होगा ज्यादातर मनरेगा में महिलाएं काम करती है, घरों में रहती है, काम कुम कर लिया, घर का चूल्हा चौका हो गया, उसके बाद चलो भाई, और बढ़िया पैसे 500-600 रुपये लेके आ जाती है और उतने में काम चल जाता है, ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है उनकी। ये है। आइए, अब लिखिए विशेष। ये 2-3 क्वेश्चन है, ध्यान रखें। लिखिए, पहला लिखो 2 अक्टूबर
2009 को नरेगा का नाम बदलकर, नरेगा का नाम, पहले नरेगा होता था, नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा कर दिया गया। चलिए दूसरा लिखिए। मिहिर शाह समिति, मिहिर शाह समिति, मिहिर शाह समिति, इसमें लिखिए इस समिति का संबंध मनरेगा में सुधारों से है। इस समिति का संबंध मनरेगा में सुधारों से है। मनरेगा में सुधारों से है। अब देखिए मनरेगा में भ्रष्टाचार बड़े चले, भ्रष्टाचार चले। अब ये क्या करते थे, जैसे कोई मनरेगा में आता तो बस उसको तंग कर लेते, या वो भी कम नहीं था, जो रोजगार लेने आता वो कहता जी मेरा नाम लिख लो, भाई मैं मनरेगा में काम कर रहा हूं, और वो काम करने कहीं और चले जाता, कहीं और चला जाता, वहां पर वो मजदूरी करता, वहां पे उसको ज्यादा मिलते, और नरेगा में तो इनविजिबल वो कर ही रहा है काम, लेकिन इस शर्त पे कर रहा है कि वो उसको कह देता कि आधे तेरे आधे मेरे। समझे? तो सरकार ने क्या प्लान बनाया, देखिए सरकार ने ये प्लान बनाया कि अब पैसा जो होगा ई ट्रांसफर होगा, सीधा बैंक के खाते में जाएगा, लेकिन बेईमानी वहीं की वहीं चल रही है। अब जो नाम लिखता है वो कह देता है हाँ भाई आ गए तेरे खाते में तो मेरे खाते में ट्रांसफर कर देना। बात उतनी है, पहले वो कैश होता था, अब वो ऑनलाइन होने लग गया। क्या रुका इससे? कुछ नहीं रुका जी। हाँ कई होते हैं कि नहीं जी एक बार रुक जाओ वो तो खर्च हो गए, वो एक अलग बात है। वे कई होते हैं ना वो खर्च हो गए जी, नहीं देता, अब नहीं देता तो दूसरे दिन काम नहीं मिलेगा उसको, फिर वहां काम करना पड़ेगा। आइए, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मनरेगा में ई ट्रांसफर करने वाला पहला राज्य है केरल। इसने ई ट्रांसफर को लागू किया था, पढ़ा लिखा राज्य है इसलिए कर दिया। लिखिए मनरेगा में ई ट्रांसफर को लागू करने वाला पहला राज्य चले। आई ये हो गई जी मनरेगा आपकी। कोई नई चीज आए तो इसके अंदर ऐड कर लेना, ठीक है। चलो दूसरी योजना आ जाइए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। नाम से ही पता लग रहा है ये क्या काम करेगा, स्किल डेवलप करेगा आपकी, ठीक है ना, और आपको रोजगार देगा। इसमें सिर्फ सीधा ऐसे लिख दीजिए उद्देश्य, बेरोजगारों का स्किल डेवलप करके
बेरोजगारों का स्किल डेवलप करके उन्हें रोजगार प्रदान करना। चले आइए, अब ये कोई ऐसे नहीं पूछेगा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या है, ठीक है, वैसे नहीं पूछेगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात बनती है वो ये बनती है कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 15 जुलाई 2015, इसको टिक कर लीजिए। चले, होगी बात सारी। आइए अब आ जाइए, महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं हम, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कर देना। हो सकता है मैंने इसको करवा भी दिया हो और पूरा विश्वास है करवा दिया होगा, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको वो क्वेश्चन पता है। स्किल सेंसस की गणना करवाने वाला भारत का पहला राज्य बताइए। कौशल जनगणना हिंदी में बोलते हैं, स्किल सेंसस की गणना मतलब भारत में वह कौन सा राज्य है जो अपने राज्य के निवासियों को मतलब इस तरीके से गणना करेगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो स्किल्ड है, ठीक है, और फिर उनको रोजगार देगा, क्योंकि उस पर सरकार को पैसा खर्च नहीं करना। तो इस दृष्टि से पहला राज्य कौन सा है, ये है जी आपका मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट। आप सोच नहीं सकते, किसी न किसी एग्जाम में आ भी गया होगा, और ये करंट का है, ध्यान रखना, 2024 की न्यूज है ये। बताइए, हैं? आंध्र प्रदेश है जी, बहुत बढ़िया, लिख दीजिए आंध्र प्रदेश, भूल मत जाना इसको। चले आइए, अब आ जाइए तीसरा, लिखो ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल, इसको लिखा ऐसे जाता है, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं ई श्रम पोर्टल, हिंदी में। ठीक है, श्रम मतलब लेबर, मजदूरों का। पोर्टल का मतलब क्या होता है, पोर्टल का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, उसमें आप अपना नाम दर्ज करा लो, एक तरीके से वेबसाइट या कोई एक ऐसा सिस्टम जिसमें डाटा होता है, ठीक है, क्या इस पोर्टल में अपना नाम दर्ज करवा लो। तो इसमें क्या करते हैं, जो मजदूर होते हैं, ठीक है, उनका एक डेटा रखा जाता है नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय डेटाबेस। लेकिन ये डेटा किन मजदूरों का होता है, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं सारी चीजें बता दूंगा आपको, एक बार मेरी बात समझ लो। देखो, एक दो प्रकार के सेक्टर होते हैं, एक को बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मजदूरों के संबंध में होता है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया कि मजदूर का मतलब आप उन लोगों को मानिए जो मतलब ये क्या करते हैं, हर कोई व्यक्ति मजदूर में आ जाएगा आपके, काम करने वाला, ठीक है ना, संगठित क्षेत्र होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र,
ठीक है ये। अब जैसे देखिए कि किसी ने आईआईटी कर लिया, ठीक है, किसी ने ये जो इंजीनियरिंग कर ली, तो ठीक है, इसके अंदर गवर्नमेंट के अंदर भी ऑप्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन जब किसी आप इंजीनियर से मिलोगे तो जनरली आपको वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही मिलेगा सामान्यतः। और यदि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई होगा भी ना तो वो कोई इतना बस नाम उसके इंजीनियर लगा होगा, ठीक है। अब आप अंदाजा ऐसे लगाइए कि जैसे एक तो होता है गवर्नमेंट डॉक्टर, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है, एक होता है प्राइवेट डॉक्टर। अब इसमें ज्यादा कौन कमा रहा होता है? प्राइवेट वाला कमा रहा होता है, ये आप जानते हो। इसी तरीके से तो इंजीनियरिंग होता है, गवर्नमेंट में भी निकलते हैं, लेकिन ये ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में जाना पसंद करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्यों? इनको मोटा पैकेज मिलता है, ठीक है ना। इनका जो क्राइटेरिया होता है, जो पे ग्रेड होता है, वो 1-1 करोड़ रुपए साल का हो जाता है, इतना होता है इनका भी। तो अब ये क्या करते हैं, जो किसी कंपनी में जाएंगे, अब इंजीनियरिंग उसकी की हुई है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप प्राइवेट हो तो अपनी जगह हो भाई, मुझे तो सेफ करो। तो वहां पर उसका पूरा डाटा रखा जाता है, पूरा ध्यान रखा जाता है उसका। अब आपको मैं बताऊं, जैसे हमारे एक दोस्त है, वो कंपनी में लगे हुए हैं, बढ़िया कंपनी में लगे हुए हैं, वहाँ के प्लांट मैनेजर है वो। तो उनका क्या है, ध्यान से सुनना आप। अब प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी कभी भी जा सकती है, लेकिन एक रिटर्न में क्या लिखा हुआ है? रिटर्न में ये लिखा हुआ है कि इतनी पेमेंट आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। यदि आप ऐसा कर देते हो तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको इतनी छुट्टियां मिलेगी, इतना टीए डीए मिलेगा आपको, ठीक है। आपके घर में यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसका खर्चा कंपनी उठाएगी, इतने तक, ठीक है ना। अब सारी फैसिलिटी दे दी उसको, और ऐसा नहीं का मुंह जुबानी होगी, उसको लिखा गया, रिटर्न में लिखा गया, भाई आप साइन करो, साइन दोनों के साइन हुए। और कंपनी ने यहां तक कहा कि जब हम आपको निकालेंगे, यदि आप कोई गलत काम कर दिया या किसी तरीके से निकालेंगे, तो 2 महीने पहले आपको सूचना देंगे हम। मतलब 2 महीने तक तो आप सेफ हो, ठीक है, समझ आई। और आप यदि जाओगे तो हमें 3 महीने पहले बताओगे। भाई ये नहीं है कि मेरा मूड खराब कर दिया, मेरे को ऐसे कैसे कह दिया मैं जा रहा हूं, नहीं जी, आपको यहां करना पड़ेगा, नहीं तो रोक लेंगे आपके टीएडीए सारे। अब देखिए दोनों सेफ हो गए, लेकिन एक छोटा सा कार्यकाल है, लेकिन जो भी है तो सही। भाई गवर्नमेंट में क्या होता है, लाइफ टाइम हो जाता है, इसमें क्या इतना होता है। लेकिन अब वही बात है कि इसमें जो पैकेज मिलता है वो 1 करोड़ का मिलता है। अब जो वो 1 करोड़ का पैकेज मिलता है तो 12, अब देख लीजिए कितने हो गए, लगभग 10 लाख रुपए तो महीने के पड़ ही गए, इतना हो गया उसका। अब 10 लाख रुपए ऐसी कौन सी गवर्नमेंट जॉब है जो देती है, ईमानदारी वाली बताओ। मुझे लगता है भारत में ऐसी कोई जॉब ही नहीं है जो 10 लाख रुपए देती हो आपको, समझे बात को। अब किसी कोई वो चूज करता है, कोई ये चूज करता है, वो उसकी मर्जी पे डिपेंड है। लेकिन अब वो भी प्राइवेट है, लेकिन डाटा है, वो आएगा संगठित क्षेत्र में। लेकिन ऐसे मजदूर जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, ठीक है, जिनका कोई डाटा नहीं है, जैसे आप कभी सोडाला की तरफ जाओगे या इस साइड में जब आप जाओगे, ये 200 फीट बाईपास है, वहां जाओगे, तो वहां जब सुबह सुबह जब आप जाओगे 6:30-7 बजे के आसपास, तो वहां पर आपको एक भीड़ मिलेगी। कभी देखना, वो भीड़ ऐसे नहीं होती, अपने तो गाड़ी क्या बात होगी, एक्सीडेंट हो गया क्या, ऐसा नहीं है। वो वहां पर लोग खड़े रहते हैं, वो सारे असंगठित मजदूर हैं। अब किसी को अपने घर की टंकी की भी साफ करानी है, किसी कंस्ट्रक्टर को यदि मान लीजिए कोई ईंटें उठाने के लिए जो मजदूर चाहिए, वो वहां जाके चर्चा कर लेगा, हाँ भाई कौन है, कौन चल रहा है, उनको फिर वो बिठा लेंगे, आ जा भाई। अब वो वहां लेके गए, उनको उसी दिन पेमेंट कर दिया जाएगा, भाई ये लेते रहे पूरे दिन के, बात कर लेंगे, भाई इतना इतना तेरा होगा, तेरे को 500 रुपये देंगे, 600 रुपये देंगे, कोई बार्गेनिंग जो भी होती है वो हो जाएगी, और उनको लेके फिर उनसे काम करवा लेंगे। अब हो गया काम, हो सकता है 2 दिन का ही मिल जाए, हो सकता है 3 दिन का ही मिल जाए, हो सकता है ना ही मिले आगे। लेकिन उनका कोई डाटा नहीं है, पैसे रखते हैं अपने पास, उनका बैंक में कोई खाता नहीं है,
ठीक है ना, बैंक में कोई खाता नहीं। अब कईयों ने खुलवा लिए, वो एक अलग है। अब वैसे तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, अखबारों में आपने पढ़ा होगा, जैसे भिखारी होता है, भिखारी का भी बैंक अकाउंट है और उसमें भी 40-40, 50-50 लाख मिल जाते हैं। वो एक अलग बात होती है भाई, उसका मैं तरफ में नहीं जा रहा। ठीक है, तो वो असंगठित क्षेत्र में जिसका कोई डाटा नहीं है। अब ये क्या करते हैं, सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा कि इनका डाटा तैयार करो, राजस्थान में इतने हैं, मध्य प्रदेश में इतने हैं, बिहार में इतने हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, ये ऐसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए सरकार को सड़क बनानी है, अब सरकार को मजदूर चाहिए, तो इनको क्या करेगी, अब डाटा तो होगा ही, ऐप के अंदर होगा, सारा पोर्टल के अंदर होगा, इनको मैसेज कर देगी ये काम है जो आना चाहिए बता दो, वहां पर अप्लाई कर दो। तो अब क्या हो गए, एक ये गवर्नमेंट के दायरे में आ गए, अब इनको सब कुछ मिलेगा, इनका बैंक खाते में पैसा, बैंक खाते में बैंक खाता खुलवाना पड़ेगा, उसके अंदर इसके पैसे ट्रांसफर होंगे, ये इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है, ये 80% से ज़्यादा है। मतलब यदि मजदूरों की बात करें, काम करने वालों की बात करें, तो 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप कोरोना काल में देख सकते हो, वो जो मजदूर थे सारे, वो सारे असंगठित क्षेत्र के थे। समझ में आई बात सारी? अब क्यों, यदि वो किसी कंपनी में लगे होते तो उनको ऐसे नहीं निकाल सकते थे, वो ध्यान रखना। तभी तो वो सड़कों पे आ गए, कंपनी ने कह दिया हाँ भाई आप जाओ, औरों का देख लेंगे, आपको हम कुछ नहीं दे सकते। अब क्यों, कोई डाटा ही नहीं था उनका, डाटा ही नहीं था, तो वो सड़कों पे आ गए और फिर कहते घर तो चलो। तो ये असंगठित क्षेत्र होता है। तो असंगठित क्षेत्र का राष्ट्रीय डाटा इस पोर्टल के तहत तैयार किया जाता है। लेकिन 2 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 26 अगस्त 2021 को, ध्यान रखें, 26 अगस्त 2021 को। और किसके द्वारा? श्रम व रोजगार मंत्रालय के द्वारा, श्रम व रोजगार मंत्रालय के द्वारा। चलें, इसमें लिखो, इसके तहत असंगठित क्षेत्र के, अंडरलाइन करो, इंग्लिश में नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के कामगारों, कामगार मतलब क्या होता है? वर्कर्स। असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस, राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं का लाभ मिल सके। चले, आइए, मतलब सरकार को यदि पैसा पहुंचाना है तो पहुंचाए कहां? ठीक है ना? तो आप देखिए, ये समस्या जब आई थी सरकार के पास,
ये कोरोना के टाइम आई थी, तो फिर ये बनाना पड़ा था। ठीक, अब हमें बात करनी है कि भारत में क्या स्थिति है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं क्वेश्चन बता दूंगा आपके। आइए हेडिंग डाल दीजिए, इसी के नीचे, इसी में चल रहा है, भारत में असंगठित क्षेत्र की स्थिति। असंगठित ऐसे लिखो, असंगठित श्रमिकों की स्थिति, ये सही रहेगा। गवर्नमेंट के डाटा है ये। ठीक है, अब ये जो है सारे ई पोर्टल पर है, क्योंकि हम किन की बात कर सकते हैं, हम सिर्फ उनकी बात कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड है। होने को तो और भी होता होगा जिसने नाम ही नहीं लिखाया होगा। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है हमारे पास इतने आ गए हैं, और वही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, उसी के आधार पर आप चलना है। तो इसमें इसने बताया है 27.69 करोड़ इतने हैं, 27.69 करोड़। ठीक है, आगे आप लिख दीजिए, ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड, मतलब इतने पंजीकृत है, 27.69 करोड़। ठीक है, अब देखिए स्थिति देखिए। अब ये जो 27.69 करोड़ है, इसमें जो 94% है, आप देखिए लगभग सभी हो गए। इसमें जो 94% है, इनकी इनकम जो है 10,000 या इससे कम है। आप सोचिए आज के टाइम में एक मजदूर 10,000 रुपए कमा रहा है महीने के, क्या कर लेगा वो? भाई कैसे एजुकेशन दिलाएगा, कैसे खाना खाएगा? आप सोच के देखिए। और लगभग ही मान ही लो 9400 ही होता है। ठीक है ना, ये है। आइए अब इसमें क्या है, अब इनमें से ही 75% से अधिक जो है, अब आप अंदाजा लगाइए इन चीजों को। 75, अब मेरी बात का समर्थन देना आप बिल्कुल इसके अंदर, और आपसे उम्मीद करता हूं मैं ये 75% से अधिक जो है, ये SC, ST और OBC के हैं। अब आप सोच के देखिए, इससे आपको ये पता होना चाहिए कि आरक्षण क्यों जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए क्यों जरूरी, क्योंकि ये तो कभी नहीं उठ सकते, ये तो कभी आ ही नहीं सकते मुख्य धारा के अंदर। और कितने हैं? 75%, लगभग भाई 20 करोड़ मान लो, इससे ज्यादा क्या, 20 करोड़ लोग SC, ST, OBC के वो है जो कि असंगठित क्षेत्र के हैं। 20 करोड़ लोग लगभग। समझ में आई बात सर? अब ये है सारी चीजें, ये आंकड़े थोड़े से आप ध्यान रखें। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जो है, महिला पुरुष की बात करोगे तो इसमें क्या है, महिलाएं ज्यादा है, पुरुष कम है। ठीक है, हालांकि ये कोई मामले इंपॉर्टेंट नहीं है कि महिला ज्यादा है पुरुष ज्यादा है। अब इनमें जो हम देखें, टॉप के कौन है, मतलब सबसे ज्यादा कहां है, अंदाजा लगाओ। सबसे ज्यादा जो होंगे ना, वो है यूपी के अंदर, जहां सबसे ज्यादा विकास दिखाया जाता है। बदल दिया हमने यूपी को, कुछ नहीं बदले, नाम ही बदले और कुछ नहीं बदला, और वैसे ही है यूपी में। ये आंकड़े हैं आपके सामने। ठीक है, सबसे ज्यादा जो रजिस्टर्ड हुए हैं यूपी में, मतलब यूपी में असंगठित क्षेत्र के लोग क्या है, आपसे कह दें कि भारत में सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र के
भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है? यूपी। सिंपल सी बात है, क्योंकि अब ई पोर्टल पर इनका ही दर्ज है। दूसरे नंबर पर लिखिए बिहार। बिहार। तीसरे नंबर पर लिख दीजिए पश्चिम बंगाल। आपने कभी गौर किया, हम तो इनको गौर करते हैं, और जब आप इनको देखोगे ना, जो ज्यादा चीखते हैं ना, वहां स्थिति बड़ी दर्दनाक है। ठीक है, अपने यहां पर ज्यादा चीखते नहीं है, राजस्थान के अंदर तो देखिए स्थिति सही है, नाम ही नहीं आया, कम से कम टॉप 3 में तो नहीं आया। यूपी देखो कैसे लगा रहता है, बदल दिया है, ये हो जाता है और वो हो जाता है, मेरे पहले नंबर पर है। मतलब जो काम दिया गया है वो काम नहीं करता। ठीक है, जो नहीं करना है वो करता है। इससे सामान मत खरीदो, इसकी दुकान का नंबर लिखो। उधर आ जाओ, बिहार। हम बिहार का शेर है, हम बिहार का शेर है। देखते जाओ, ये जो बनते हैं जो भी है नेता, हम बिहार को बदल के रख देंगे। वो दूसरे नंबर पे बदल दिया। तीसरे नंबर पर वो ममता बनर्जी दीदी। बताइए, एक बार आके देखे कोई। मतलब जो ज्यादा चिंगाड़ते हैं ना, उनकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। समझे? केरल को कभी चिंगाड़ते देखा? कईयों को तो सीएम का नाम ही नहीं पता होगा उसको। क्यों? वहां लोगों को इतना रोजगार है, इतना एजुकेटेड है कि उनको मतलब ही नहीं है किसी चीज से। वो विकास पर ध्यान देते हैं, और ये क्या, बातों पर ध्यान देते हैं। ठीक है ना? तो आपको ये एनालाइज करना आना चाहिए। अब जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ भी चुका है कि ये तो हो गया टॉप के। अब इसमें ये है कि सबसे ज्यादा किस क्षेत्र से आए हैं। ठीक है ना? मतलब व्यवसाय के आधार पर ऐसे लिखो, व्यवसाय के आधार पर। मतलब जो मजदूर आए हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र से आए हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूर है, सबसे ज्यादा किस क्षेत्र से आए हैं। देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इस कृषि प्रधान देश में जो आपके खेत में मजदूरी करने आता है, क्या उसका कोई डाटा है क्या? आप जो उसको पैसे देते हो, लिखित में होता है क्या सारा कुछ? कुछ नहीं होता उसका। ले जा भाई वो। तो सबसे ज्यादा जो है पहले नंबर पर कृषि, ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है कि भारत में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र के मजदूर आते हैं। ठीक है ना? कृषि क्षेत्र। इसका आप लिख ही ले, क्योंकि ये 50% से ज्यादा है। लिख दीजिए लगभग 52%, लगभग 52%, लगभग 52% है ये। ठीक है, दूसरा लिखिए घरेलू श्रमिक। घरेलू श्रमिक। अब ये घरेलू श्रमिक क्या होते हैं? घर में काम करने वाली बाई आती है, उसका कोई डाटा होता है क्या अपने पास? कोई, वो भी असंगठित क्षेत्र है, उसको कैश में मिल जाता है, ठीक है बस। और तीसरा लिख दीजिए निर्माण, कंस्ट्रक्शन। तीसरा लिख दीजिए निर्माण श्रमिक। निर्माण श्रमिक। निर्माण श्रमिक क्या होते हैं? जो मकान बनाने के लिए ईंट ऐसे फेंकते हैं ना सारे, वो सारे इसके अंदर आते हैं। भाई कोई भी व्यक्ति है, यदि वो पंजीकृत कराएगा, रजिस्टर्ड कराएगा, तब ये तो लिखेगा ना भी मैं क्या काम कर सकता हूं, तभी तो उसको बुलाया जाएगा।
भाई सरकार को यदि अपने जो खेत के जो क्षेत्र होते हैं, सरकार के अंडर में भी कई खेत क्षेत्र होते हैं, फार्म होते हैं, तो उस क्षेत्र में यदि काम करवाना है तो यहां से बुलवाएंगे, और कोई घरेलू से संबंधित काम करवाना है तो यहां से बुलाएंगे, ठीक है, निर्माण करवाना है तो यहां से बुलाएंगे। भाई राम मंदिर का निर्माण कराना है तो सरकार क्या कहेगी, ये पोर्टल ले लो, इसमें से बुला लो। तो ये 3 क्षेत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कृषि वाला तो आ ही चुका है, डाटा डूटा बदलते नहीं है, ये 52% के आसपास है। इनका देखोगे तो है ये वो घरेलू श्रमिक, लिखने की जरूरत नहीं है, वो 9.9% है, ये 9.1% है, इतना सा होता है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है कोई भी। चले, आइए लिख दीजिए। अब एक अलग चीज है, ये लिखिए, भारत में 90% श्रमिक 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में आते हैं। असंगठित क्षेत्र में आते हैं, जो कुल जीडीपी का लगभग आधा उत्पादन करते हैं। कुल जीडीपी का लगभग आधा उत्पादन करते हैं। आप सोचिए, योगदान देखिए कितना है, कि भारत यदि 100 रुपए कमाता है, भारत की जीडीपी यदि 100 है, तो असंगठित क्षेत्र 50 देती है, लेकिन उस क्षेत्र का हमारे पास डाटा नहीं है, ठीक है। अब जैसे काम करने वाली बाई है, ठीक है, अब वो काम करके आ गई, उसको पेमेंट मिल गया, कैश में मिल गया उसको, अब वो कोई वैसे डाटा नहीं है उसका, लेकिन मार्केट में सब्जी तो खरीदेगी, वो मार्केट में वस्तु तो खरीदेगी, पंखा तो खरीदेगी, कूलर तो खरीदेगी, उसकी डिमांड तो जनरेट करेगी, तो कहीं ना कहीं उसका जीडीपी में हिस्सा हो गया, ठीक है। लेकिन वो क्या है, हमारे पास डाटा के रूप में नहीं है, समझे ना। तो सरकार कहती है कि वो सब लाओ डाटा के अंदर, और सरकार का उद्देश्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए सरकार ने क्या किया, इनका बैंक खाता खोल दिया। अब बैंक खाता खोल दिया तो अब ऐसे तो है नहीं, कुछ तो कुछ जमा कराएंगे ही ये, अब जमा कराएंगे तो सरकार के पास पैसा जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये हर रोज निकालेंगे, तो सरकार उस पैसे का क्या करती है, इस्तेमाल कर लेती है। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, क्या उद्देश्य था इसका, इसका उद्देश्य यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, ठीक है ना, बैंक में जोड़ो। उसने कहा कि बैंक में खाता खोलो, जीरो, कोई पैसा जमा नहीं कराना, आप बस एक बार खाता खोल लो, क्योंकि ये बिजनेसमैन होते हैं, ये जानते हैं भी जो खाता खोलेगा वो कुछ तो जमा कराएगा ही, उसमें से 100 में से 10 लोग तो होंगे जो कहेंगे यार कुछ जमा करा देते हैं, भविष्य में काम आएंगे, समझे बात को। क्योंकि वर्तमान में क्या है, जैसे आपके पास जो खाते हैं, आप जानते होंगे उन खातों में अब क्या हो गया कि जैसे ऐसे कहते हैं कि 10,000 रुपये यदि महीने के है तो ये आपका ठीक रहेगा, कईयों का 5,000 है, कईयों का 2,000 है, ऐसा सा मतलब मिनिमम अमाउंट रखना पड़ता है ना, वो नहीं रखोगे तो आपका वो पैसे कट जाते हैं, वो आपको चालान बना देते हैं आपका, वो ऐसा होता है। तो इस कारण से जो ये असंगठित क्षेत्र के लोग थे, ये खाता ही नहीं खुलाते थे, करना क्या खाता खुला के, लेकिन अब खाता खुला दिया इन्होंने, जनधन खाता, ठीक है। तो इसमें लोगों ने पैसे भी जमा करा दिए, और सरकार ने इसके अंदर लोन की भी व्यवस्था कर दी, मतलब आप इसमें 5,000 रुपए ले भी सकते हो, समझे ना। जैसे केसीसी का कार्ड होता है ना, वैसे दे दिया भाई, आप खाता खुलाओ, आपको 5,000 रुपये मिल जाएंगे इसके अंदर, आप उसको खर्च करो, हाँ ब्याज लगेगा उसका, आपको धीरे धीरे जमा कराना पड़ेगा, वो एडजस्टमेंट बैंक में चलता रहेगा। और तो और बीमा और कर दिया, दुर्घटना हो गई तो 2 रुपये में बीमा, ये सारा वो और कर दिया सारा, तो बहुत लालच दिए, खाता खोल दिया। खाता खोल दिया तो ऑब्वियसली बात है सरकार के पास पैसा आ गया। उस टाइम की बात है जब जनधन योजना चली थी,
तब ये बातें उड़ी थी, हो सकता है आप उस समय कोई 11वीं 12वीं में पढ़ रहे होंगे, तब की बात है। उसी टाइम वो विजय माल्या है ना पैसे लेकर भागा था बैंकों के, उसी टाइम। तब विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया था कि ये जो पैसा है ये वो पैसा है जो जनधन खातों का है, जनधन खातों का है, ये वो पैसा है। इस तरीके से हुआ था ये, तो तब की बात है ये। तो बात समझ गए आप सारे असंगठित क्षेत्र का। चलिए अब एक लास्ट योजना और कर लीजिए, टाइम तो हो गया है लेकिन उस योजना को कराना जरूरी है, महत्वपूर्ण योजना है। फिर नए रूप में कल अपने नया टॉपिक चालू कर देंगे। लिखिए, प्रधानमंत्री, नंबर कौन सा है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ऐसा कोई भाषण नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री ने इसका इस्तेमाल नहीं किया हो, और जो वो बोल जाए वो पूरा है, वो चाहे वो मन की बात हो चाहे तन की बात हो, ध्यान रखना। इसका जो प्रारंभ हुआ था मार्च 2020 के अंदर हुआ था, मतलब कोरोना के बाद हुआ था, ठीक है। इसमें लिखो, इसके तहत 5 केजी अनाज दिया जा रहा है। 5 केजी अनाज दिया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या कर दे रहे हैं, अनाज में क्या दे रहे हैं, गेहूं, चावल, प्रति व्यक्ति, ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति। जैसे आपके राशन कार्ड में यदि 3 नाम है तो कितना मिलेगा आपको, 5 या 15 किलो, ये प्रति व्यक्ति है। और व्यक्ति मतलब एक राशन कार्ड एक परिवार होता है। अब उसमें यदि 3 नाम है तो वो 3 व्यक्ति हो गए, चाहे महिला है चाहे पुरुष है चाहे बच्चा है। तो यदि 3 नाम होंगे राशन कार्ड में तो 15 केजी उसको मिलेगा, ठीक है। और प्लस 1 केजी चना, 1 केजी चना। लेकिन ये जो 1 केजी चना है वो प्रति परिवार है, अंतर समझ गए ना, एक ही मत कर देना। 1 केजी चना परिवार। अब राशन कार्ड में तो एक नाम भी हो सकता है, तो एक नाम हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको 5 केजी अनाज मिल जाएगा और 1 केजी चना मिल जाएगा। आप कहते सर वो तो मजे ले गया भाई, एक ही है वो, आप रह लो एक, किसने मना किया है, मत करना विवाह, आपको ही मिल जाएगा ये, ठीक। आइए अब इसमें क्या है, जैसे चावल के रूप में देखो तो फोर्टिफाइड चावल मिलता है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे उसको। बस आपको ये ध्यान रखना है, समय समय पर इसकी अवधियां बढ़ाई गई है, और इसकी जो अवधि है अब लेटेस्ट में बजट में 2025-26 के बजट में इसकी अवधि को बढ़ाकर दिसंबर 2028 कर दिया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहले 2024 में खत्म हो रही थी, जब 2024 में खत्म हो रही थी फिर इसको क्या कर दिया गया, बजट के माध्यम से इसको बढ़ाकर आगे और कर दिया गया, वो है दिसंबर 2028, ठीक है ना, वहाँ तक रहेगी। तो कई जगह जैसे ऐसे मिल जाएगा कि इस योजना की अवधि को बढ़ाकर 2029 तक कर दिया गया है, तो समझ जाओगे क्या, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी भाई। दिसंबर 2028 पूरा हो गए तो मतलब 2029 की समाप्ति पर, ठीक है। एक बात और है जो बहुत ज़्यादा ये करते हैं, संख्या, क्योंकि देखो यदि भारत का प्रधानमंत्री बोल जाए या कोई मंत्रालय बोल जाए, इसका मतलब होता है वो सरकार बोल रही है। यदि सरकार कोई भी डाटा बोल दे, वो हमेशा ध्यान रखना वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे प्रधानमंत्री की मन की बात,
आप चाहे प्रधानमंत्री को पसंद करते हो या नहीं करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको मन की बात तो सुननी पड़ेगी। उसमें वो बातें हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आती है। समझे ना बात को? तो वो जैसे बोलते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को, ठीक है ना, अब ये 81 भी बोलने लगे हैं, 81 करोड़ है वैसे तो, 80 करोड़ बोलचाल में बोल देते हैं, हमने 81 करोड़ लोगों का पेट भर दिया, ऐसे बोलते हैं। तो मतलब इस योजना से लाभान्वित कौन है? लाभान्वित कौन है? लगभग 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोग लाभान्वित है इससे, मतलब इसको फायदा मिलता है। समझ में आई बात सारी? इसको फायदा मिलता है 80 करोड़ लोगों को। तो फिर क्या 80 करोड़ बीपीएल है? बताइए, क्या भारत में 80 करोड़ बीपीएल है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये योजना केवल बीपीएल के लिए है? हाँ, ध्यान रखना, एग्जामिनर ऐसे ही फंसाता है। ये सभी के लिए है, आप ले लो, मना थोड़ी किया किसी ने। 80 करोड़ लोग लाभान्वित है इससे, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या, ऐसा क्यों किया गया? अब जैसे जो गरीब है, खाना नहीं खा पा रहा, उसके लिए तो बहुत जरूरी हो गया, लेकिन जो खाना उपलब्ध कर रहा है, तो अब जैसे 100 रुपए में 100 रुपए उसका खर्चा लगता है और उसकी लागत जो है 10 केजी अनाज, तो 100 रुपए लग गए, ठीक है। अब ये योजना आ गई, योजना आ गई तो अब इस व्यक्ति को कितने खरीदने पड़ेंगे? 5 केजी, क्योंकि 5 केजी तो सरकार फ्री दे रही है, ये सारा फ्री है, ध्यान रखना, निःशुल्क, ठीक है ना। तो सरकार 5 केजी दे देगी, अब इसको 5 केजी खरीदना पड़ेगा, मतलब उसके कितने रुपए बच गए? 50 रुपए बच गए। तो सरकार इसके माध्यम से उसमें बचत की भावना को भी लेकर आ रही है, ताकि वो पैसे बचा सके, और पैसे यदि बचते हैं, इसका मतलब उसकी आय में वृद्धि होती है, ठीक है। तो लोगों की आय में वृद्धि कराने का उद्देश्य भी इसके अंदर रखा गया है। तो 80 करोड़ लोग सभी आ जाते हैं इसके अंदर। जो भूखमरी के शिकार होंगे उनको पेट भर जाएगा, और जो थोड़े ठीक होंगे उनकी बचत हो जाएगी। तो इनकम, अब ये पैसा जैसे 50 रुपये बचा लिए, तो 50 रुपये का क्या लाएगा? दारू लाएगा ये, मतलब कोई सामान लाएगा तो डिमांड और सप्लाई, मांग तो बढ़ाएगा ना किसी न किसी चीज की। तो ये है। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।